हेलो बच्चों। तो आज शुरू कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, चूंकि एडवांस है तो इजी भी होगा और डिफिकल्ट भी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। तो कह रहा है कि ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको मैंने रखा है 55% के लेवल पे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ठीक है, देखिए। कह रहा बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। A second body mass 10 kg move along the y-axis with velocity √3 meter per second. They collide at origin and stick together. If the amount of heat liberated in the collision is lambda by 3, then find lambda. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव along x axis with velocity 2 meter per second. A second body of mass 10 kg move along the y-axis with velocity. एक और है बॉडी जिसका मास है 10 kg और ये इधर जा रहा है √3 मीटर पर सेकेंड से। दे कोलाइड एट ओरिजिन एंड स्टिक टुगेदर, और दोनों कोलाइड करके स्टिक कर गया। स्टिक कर गया तो दोनों का मास हो गया 15 kg। इफ द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द कोलिजन इज लैम्डा बाई 3, फाइंड लैम्डा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई, उसका जो डिफरेंस है वही किस में कन्वर्ट हुआ, हीट डेवलप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में सोचना क्या था, ये हीट डेवलप होता क्या, हीट डेवलप है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो गई कहाँ, तो हीट डेवलप में गई। तब क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैंने Vx मान लिया और इस डायरेक्शन की मैंने Vy मान लिया। लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, ये 5 × 2 5:2, इसके x में कोई मोमेंटम नहीं आएगा, इज इक्वल टू वहां पे x का मोमेंटम 15 × Vx, तो यहां से Vx की वैल्यू आएगी 2/3। दस सिमिलरली लगाएंगे y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहाँ पे आएगा 10 × √3 इज इक्वल टू यहाँ पे y का मोमेंटम 15 × Vy। इससे आपको Vy की वैल्यू मिल जाएगी 5 दूनी 10 2√3 एंड 5 3 15, तो आएगा 2/√3। सही है, 5 दूनी 10 5 3 15 √3, ठीक है। अच्छा, इसमें तो हम क्या करेंगे, जो हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप वो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप डेल्टा एच निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ 5 × 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना है 10 × √3 का स्क्वायर माइनस इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ, मास कितने दिया गया 15 kg इंटू भी का स्क्वायर। भी का स्क्वायर क्या होगा, Vx² प्लस Vy², तो Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4/9 एंड प्लस यह है क्या 4/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां से आने वाला है 2 दूनी 4 25 20/2 और यहाँ पे कितना आएगा 330/2, तो हो जाएगा 20 30 50/2, 50/2 का मतलब 25 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 15/2 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये 9 9 आ रहा है, तो 4 3 12 4 16 16/9 बनेगा, तो 2 8 16 3 3 3 9, तो आएगा 25 यहाँ 75 40/3, तो इसमें से 40 हटा दो तो 35/3। उन्होंने कहा कि लैम्डा बाई 3 है
व्हाट विल बी लैम्डा, लैम्डा इज 35, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, तो इसका आंसर है यस 35। इसके अलावा आज मैं एक और क्वेश्चन जो आपने कहा था ना, एक क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर था, वो कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया था जो आपने बताया था कल की क्लास में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितना था वो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था ना, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, और ये था m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ स्मॉल m का स्क्वायर म्यू जी, ये सही था। चल मैं यहाँ पे जब हमने स्क्वायरिंग किया था ना, स्क्वायरिंग किया था तो वहां पे नीचे हम लोग स्क्वायर करना भूल गए थे m का, तो इसके वजह से मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए और ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, PYQ है, और इसका जो लेवल है ये मैं रखूंगा 50% के लेवल पे। कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m is moved with the constant velocity 40 meter per second against the powder dust particle moving with the constant velocity 40 meter per second। ये पाउडर डस्ट है जो कि इधर आ रहा है, इसका u की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, इसका भी तो ये प्लेट भी 40 मीटर पर सेकेंड जा रहा है और ये डस्ट पार्टिकल भी इधर 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। द डेंसिटी ऑफ द डस्ट इज, इस डस्ट की जो डेंसिटी है वो 10 का पावर -3 kg पर मीटर क्यूब है, एंड प्लेट एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, और ये जो प्लेट एरिया है ये 10 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट मूविंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, अगर इस प्लेट को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सही बात है कि इधर के जो डस्ट पार्टिकल जब इससे टकरा रहे होंगे तो इस पे मोमेंटम ट्रांसमिट कर रहे होंगे, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो ये कोलिजन किस तरीके से, ऐसा लिखा हुआ स्टिक करेगा, स्टिक इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टिक कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ये पार्टिकल इससे स्टिक कर रहा है, तो स्टिक कर रहा है तो ये पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इस प्लेट पे जो फोर्स लगा रहे होंगे आपको उतना ही फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, सो दैट इस प्लेट का एक्सेलरेशन 0 रहे और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो डस्ट पार्टिकल है वो इनके ऊपर पर सेकेंड कितना फोर्स लगा रहा है, पर सेकेंड कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक काम करते हैं, देखिए ये जो डस्ट पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं वो एक रियल फोर्स है, और रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो हम क्यों नहीं इसके फ्रेम से ही चले जाएं ताकि ये रेस्ट पे आ जाए और फिर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो जब इसके फ्रेम पे जाके आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको ऐसे दिखेगा कि आप इस पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि डस्ट पार्टिकल, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इधर आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, ये जो 40 है रिवर्स हो कैसे मिलेगा, तो ये भी 40 इधर और ये भी 40 इधर, भाई ये भी यू इधर है, ये भी उल्टा हो कैसे मिलेगा, तो u प्लस वी, तो हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये रेस्ट पे आ गया और आपको लग रहा है कि रेस्ट की जो पार्टिकल है वो 80 मीटर पर सेकेंड से आके इससे टक्कर मार रहा है, इससे टक्कर मार रहा है। ठीक, टक्कर मार रहा है। तो अगर मैं कहूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसको मैंने v0 मान लिया इस वेलोसिटी को, और डेंसिटी रो है। तो मैं ये कहूं कि dt टाइम में
कितना मास इससे टकरा रहा है, अगर ये मैं निकालना चाहूँ कि dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना मास टकरा रहा है, क्योंकि उसी के सहायता से मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालूंगा। भाई फोर्स आपको चाहिए, तो फोर्स कैसे आएगा? फोर्स आएगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल है इस प्लेट पे पर सेकेंड कितना मोमेंटम ट्रांसमिट कर रहा है, और जो पर सेकेंड मोमेंटम ट्रांसमिट करेंगे एक्चुअल में dp अपॉन dt वही किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। dp अपॉन dt इज द फोर्स। तो पर सेकेंड जो इस पे मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, हमें ये निकालना है। और पर सेकेंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है ये निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि dt टाइम में इस पे कितना मास टकरा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि dt टाइम में इस पे dm मास टकरा रहा है, dm मास टकरा रहा है dt टाइम में, तो dt टाइम में इसको कितना मोमेंटम मिल रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v0 है और ये स्टिक कर जा रहा है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस प्लेट को कितना मोमेंटम दे रहे हैं पर dt टाइम में। तो dt टाइम में जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ dp वो कुछ और नहीं होगा, ये v0 इंटू dm के बराबर होगा, v0 इंटू dm के बराबर होगा। तो dt टाइम में इतना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, dp इतना ट्रांसफर हो रहा है। मैं पूछूं कि dp अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, वही फोर्स है। तो जब फोर्स होना चाहिए, जब फोर्स होना चाहिए वो dp अपॉन dt होना चाहिए, और dp आपका इसके बराबर आया दैट इज v0 इंटू डी एम, और उसी को dt से डिवाइड कर दिया। तो जो फोर्स ये रस्ट पार्टिकल इस पे पर सेकेंड लगा, जो ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू है v0 dm बाई dt। अब आपको dm बाई dt निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा, v0 आपको पता है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए एक तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स है, एक तरह से लिक्विड है जो कि इधर भाग रहा है v0 के स्पीड से। तो dm बाई dt आपको क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा, दिस इज नथिंग बट रो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी का वेलोसिटी रो ए भी। dm बाई dt इज नथिंग बट रो ए भी, ठीक है। तो यहां से जो फोर्स की वैल्यू आई वो कुछ और नहीं है, v0 इंटू रो ए v0 कर दें तो इससे से ये वैल्यू हो जाएगी रो ए इंटू v0 का स्क्वायर। ये फोर्स हो गया जो डस्ट पार्टिकल इस पे लगा रहा है, और ये जो फोर्स आया है ना ये जाना पहचाना फॉर्मूला है रो ए भी स्क्वायर, रो ए भी स्क्वायर। और रो ए भी स्क्वायर जो होता है, रो ए भी का स्क्वायर जो होता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप पढ़ चुके हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो लिक्विड बाहर निकलते भी स्पीड से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट मारती है रो ए भी स्क्वायर का, एकदम सेम चीज है रो ए भी नॉट का स्क्वायर। तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्लेट है और इधर के लिक्विड इस पे आके ऐसे टक्कर मार रहा है, ऐसे टक्कर मार रहा है, तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे इसके बराबर। तो ये देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ यार लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरफ मार रहे, ठीक है, बट दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक कि डी टाइम में डीएम मास उससे टकराया, डी टाइम में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो डीएम इंटू वी का ट्रांसफर हुआ, तो फोर्स कितना हुआ डीपी अपॉन डी टी इतना। अब डीएम बाई डी टी रो ए भी होता है, आपने पुट करके निकाल लिया। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, तो एफ की वैल्यू है रो, रो की जगह पे क्या लिखेंगे आप 10 का पावर -3 उन्होंने दे रखा है, एरिया उन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, तो रो ए 10 ये लिख लिया। अब वी नॉट ए है 80 का क्यू, अब इसको क्यू कर दीजिए, तो ये बनना चाहिए आपका, इसको कैंसिल करेगा ये बनेगा 8 का क्यू, 8 का क्यू इंटू 10 आएगा इतना। रो ए भी स्क्वायर है ना यार, वही तो देखिए यही सब मिस्टेक होते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 10 का स्क्वायर, यहाँ से 10 क्यूब कट करेगा, 8 का स्क्वायर 64, तो इट्स आंसर इज 64। तो आपने देखा कि ये एक इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए थे, ठीक। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं 60% के लेवल पे रखूंगा। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक लाई एट रेस्ट अलोंग द लाइन ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ब्लॉक इज एल। द सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक लाई एट रेस्ट अलोंग स्मूथ, ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन टू एनी एडजेसेंट ब्लॉक इज एल, द ब्लॉक इज एट 1
and is given a speed v toward the next one at a time t equal to 0. All collision is completely inelastic. Then last block will move this. The last block start. The center of mass of the system will have the final velocity इतना. ठीक है, पता करना. ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछता है. ठीक, तो देखिए मैं बताता हूँ. n आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं इस तरीके से. हर ब्लॉक की 20 की दूरी L दे रखा है. हर ब्लॉक की 20 की दूरी L दे रखा है. और ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है. ऐसे ही ये nth नंबर का ब्लॉक है. अब इस ब्लॉक को आपने कितनी की स्पीड दी? v की स्पीड दी. और सारे कोलिजन इनइलास्टिक है. द लास्ट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग. अंतिम ब्लॉक किस स्पीड से मूव करता नजर आए. सारे आइडेंटिकल. लगा दे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि जब ये इससे टकराएगा परफेक्टली इलास्टिक, दोनों आपस में मिल जाएंगे. फिर ये इससे टकराएगा तो तीनों आपस में मिल जाएंगे. फिर ऐसे करके जब अंतिम से कोलिजन होगा तो सारे ब्लॉक एक साथ मिलके आगे भागेंगे. तो सबकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी. तो जब सबकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो सिस्टम पे लगा देंगे. इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो आपस में जो टकरा रहे हैं वो इंटरलिंक तरह से गायब हो जाएंगे. मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन. इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे ये बनेगा m इंटू वी इज इक्वल टू, ये n ब्लॉक है ना, सबका मोमेंटम जोड़ता है. तो अगर फाइनल ब्लॉक मैं v1 बोलूँ, v1 हो गया, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा भाई? कितने ब्लॉक हो गए? n इंटू n ब्लॉक, और एक ब्लॉक का मास m, तो n इंटू m इंटू v1 कर दिया. और ये मास एकदम सेम है. और इसमें कुछ नहीं है. अब ये भी नहीं समझ में आएगा तो क्या बताओ, ये तो आना ही चाहिए ना भाई. एक ब्लॉक का मोमेंटम भाई सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम में बाकी सब रेस्ट में थे तो जीरो मोमेंटम. इसका मोमेंटम बस आएगा एम बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का. तो फाइनल चूंकि सबकी वेलोसिटी बराबर हो चुकी है, ठीक है, तो सबकी वेलोसिटी बराबर हो गई तो टोटल मास कितना हो गया? एन इंटू एम इंटू वी वन. गॉट इट ना? तो यहां से वी वन की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज वी अपॉन एन. तो इसका मतलब कि ये, अच्छा ये तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा. तो ये अब ना क्या गड़बड़ है यही समझना पड़ेगा. समझते हैं. देखो एक्चुअल में कितने ब्लॉक थे यार? एन आइडेंटिकल ब्लॉक है ना. देखिए अगर दो ब्लॉक होता, हम ना इसको समझने के दो ब्लॉक पे काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं. दो ब्लॉक होता तो आंसर क्या आता, कैसे आता? क्योंकि एन पे अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो दो पे सोच लेते हैं. अगर मान लो दो ही ब्लॉक होता, अच्छा उन्होंने टाइम पूछा है, देखो कोई बात नहीं. अब अगर उन्होंने टाइम पूछा है, ये तो सही है. टाइम उन्होंने पूछा है ना, कितने टाइम बाद ये मोशन एनएच वाला शुरू करेगा. तो देखिए दूसरा ब्लॉक मोशन कब शुरू करेगा? दूसरा ब्लॉक जब ये ब्लॉक एल दूरी तय करेगा. मतलब सेकेंड ब्लॉक जब मोशन शुरू करेगा उस वक्त का जो टाइम हो रहा होगा t1 वो एल अपान भी होगा. दूसरा ब्लॉक ने जब मोशन शुरू किया तो ये भी दूरी तय किया, एल दूरी तय किया तो टाइम कितना लगा? एल अपान भी. तो सेकेंड ने शुरू किया. अब मुझे जानना है कि तीसरे ने कब मोशन शुरू किया. थर्ड वाले ने, इसने कब मोशन शुरू किया? तो जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा तो दोनों चिपक के चलेंगे. अगर दोनों चिपक के चलेंगे तो इन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग? m इंटू वी इक्वल्स टू, दोनों ब्लॉक मिल गए तो 2m इंटू वी वन, 2m इंटू वी वन, v बाई टू आ गया. तो अब ये दोनों ब्लॉक v बाई टू से जा रहा है तो उनको फिर एल दूरी तय करना है इससे टक्कर मारने के लिए. तो ये जो टाइम आना चाहिए t2 वो होना चाहिए एल अपान वी वन, वी बाई टू. ये 2l अपान भी आ गया. तो देखो दूसरा ब्लॉक मोशन शुरू कर रहा है एल अपान भी पे, तीसरा मोशन शुरू कर रहा है 2l अपान भी पे. दस सिमिलरली अगर मैं एक सिमेट्री यूज करूं कि फोर्थ कब मोशन शुरू करेगा, फोर्थ वाला, तो तीसरा शुरू किया इस पे, तो चौथा मान लो यहां पे पड़ा हुआ, चौथा यहां पड़ा हुआ.
चौथा यहाँ पड़ा हुआ है, तब इसको शुरू करना मोशन, तो फिर ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, और तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, एक का मोमेंटम m इंटू भी इक्वल्स टू 1 2 3 3m इज टू v2, इससे v2 की वैल्यू क्या आएगी v/3। अब जो टाइम t3 लगेगा वो कितना लगेगा, l दूरी और उसको तय करना है, l अपान v/3, ये बन गया इतना। तो अब इसमें सिमिलरिटी लगा लेंगे। देखो सेकेंड शुरू कर रहा है तो इसमें 1l अपान v आ रहा है, थर्ड शुरू कर रहा है तो इसमें 2 अपान v आ रहा है, जब फोर्थ शुरू कर रहा है तो इसमें 3 अपान v आ रहा है। इसका मतलब जब nth ब्लॉक मोशन शुरू किया होगा, nth ब्लॉक, तो सिमेट्री से जो टाइम लगा होगा वो n-1 इज टू l अपान v लगा होगा, इतना टाइम। तो यही उन्होंने दे रखा है, द लास्ट ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एट n-1 दिस वन। तो एकदम ये सही कर रहा है कर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव अ फाइनल स्पीड ऑफ v अपॉन n, एकदम सही कर रहा है। द रीजन इज क्लियर कि जब सारे टकरा जाएंगे तो सबकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, और जब वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो वो बराबर वेलोसिटी v अपॉन n होगी। तो अब चूंकि सबकी वेलोसिटी बराबर है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बराबर होगी, v अपॉन n होगी। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई कहे कि पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या ड्यूरिंग कोलिजन अफेक्ट हुआ, आंसर इज नो, क्योंकि कोलिजन के दौरान भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जब मानोगे तो सारी फोर्सेस इंटरनल तरफ से गायब हो जाएंगे, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। जब मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, उनको कोलिजन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, m इंटू भी m इंटू जीरो करके n एंड डिवाइड बाई टोटल मास n इंटू m, तो m सम कटेगा और v अपॉन n अगेन आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था, आपने देखा। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 50% के लेवल का क्वेश्चन है, 50-55% आप मान सकते हैं, लेवल यही है। कह रहा कि अ पार्टिकल स्ट्राइक a horizontal smooth floor with velocity u making an angle theta with the floor and rebound with the velocity v making an angle phi with the floor. If the coefficient of restitution between the particle and floor is e, then a particle strike the horizontal smooth floor, ये बहुत अच्छी लाइन है, with velocity u making angle theta with the floor। तो चलिए, तो एक पार्टिकल ऐसे टकराता है, a particle strike horizontal smooth floor with velocity u making angle theta with the floor। ये स्पीड u है और ये वाला एंगल थीटा किससे टकराता है, the bead are free to strike without, अच्छा, making angle theta with the floor and rebound with velocity v making angle phi with the floor। और उसके बाद जब ये रिबाउंड होता है तो एंगल फाई से रिबाउंड होता है, रिबाउंड हो रहा है। If the coefficient of restitution between the particle and floor is e, then e है, और कह रहा है कि सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, आप इसको बना लेंगे। द इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द फ्लोर टू द बॉडी इज इतना, इम्पल्स कितना ट्रांसफर हुआ। तो एक चीज देखिए, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो जब भी इस पार्टिकल का वीडियो बनाएंगे तो यहाँ से जो भी इम्पल्स आएगा इस वॉल, इस नीचे के फ्लोर से, वो वाई डायरेक्शन में ही आएगा, इम्पल्स इसी डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल ही इम्पल्स बनेगा, नॉर्मल ही इम्पल्स देगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, दैट मीन्स मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, मोमेंटम बस वाई में चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे ना, इस यू के कंपोनेंट्स कर लेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है, इसको अगर ऐसे भगा दिए तो ये एंगल थीटा है, तो इस u का ये वाला कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा, सिमिलरली ये बनेगा u sin थीटा। उसी तरीके से आप अब इसकी वेलोसिटी को v1 लिख लेते हैं, इस v1 के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा ये, अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये बनेगा
v1 cos फाई, ये बनेगा v1 cos फाई, v1 sin फाई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो जो भी इम्पैक्ट लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा या उसकी वेलोसिटी कंजर्व रहेगी। आई थिंक समझ रहे होगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम कर देंगे। एक्स की वेलोसिटी ये है, दैट इज u cos थीटा बिकम्स इक्वल टू, ये वाली है v1 cos फाई, ये तो ये रहेगी। सेकेंड, वाई डायरेक्शन में आप ई का इक्वेशन लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये क्या होता है? ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है वो ये है, इट इज v1 sin फाई, एंड टक्कर के पहले जो इधर नीचे की वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। आप यहाँ पे लिखेंगे u cos थीटा। इससे आपको v1 sin फाई की वैल्यू मिल गई u cos थीटा इंटू ई, ये मिल गई। तो उन्होंने पूछ क्या रखा है? द इम्पल्स डिलीवर बाय द फ्लो। अच्छा, आंसर थीटा के टर्म्स में देना है और यू के टर्म्स में देना है, थीटा और यू के टर्म्स में देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। इसको अगर इससे मैं डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो v1 से v1 कटेगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई दैट इज टेन फाई, और इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो u से u कटेगा, वर्टिकल क्या था इसका? वर्टिकल कितना था? u साइन थीटा था ना, तो ये u साइन थीटा आपको लिखना था। देखिए E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 sin फाई एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नॉर्मल डायरेक्शन में u sin थीटा। तो यहां से जाएगा v1 sin फाई इक्वल्स टू EU sin थीटा, और आपने डिवाइड किसको इससे किया था? इसको इससे डिवाइड किया था, तो साइन अपान कॉस 10, और ये जब इससे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा E इंटू tan थीटा। ये भी कहीं कुछ पूछा गया क्या इसकी वैल्यू? 10 फाइव और E tan थीटा, इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है। अब भी बराबर इतना आएगा, एक भी चेक कर लेते हैं भी की वैल्यू कितनी आएगी। टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वही v1 है, जो कि वो भी की बात कर रहा है। जो भी है वो टक्कर की बाद की वेलोसिटी है, भी रिबाउंड विद वेलोसिटी भी। तो भी हमारा v1 है, तो निकाल लेते हैं, जो समझ में आ रहा है वो पहले निकाल लेते हैं। तो इसको स्क्वायरिंग करके इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायरिंग प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ई का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग किया एंड प्लस इसका स्क्वायरिंग किया, तो ये बनेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना है। अब आपको मैच करवाना है अपने ऑप्शन से इससे, तो सबको कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर देंगे, तो इस कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको चाहूँ तो लिखता हूँ v1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब एक बार आंसर से मैच कराएंगे। ये u कॉमन आ रहा है, 1 माइनस बनेगा, तो यहाँ से u कॉमन आएगा, यहाँ से u कॉमन आएगा, देख सकते हैं क्यों बनेगा, u यहाँ भी है, और यहाँ से एक 1 का टर्म ऐसे बन गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आई थिंक कॉमन ही आ रहा है, तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में, ये बनेगा ई स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा -1, आई थिंक यही बनना चाहिए, यही उन्होंने दे रखा है शायद, देखो तो 1 माइनस का टर्म्स है।
सही है। इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, तो 3 ही टर्म्स दिख भी रहा है। इसमें कितने टर्म्स में 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ई स्क्वायर साइन थीटा -1। एक बार मैं चेक करूं, हालांकि कैलकुलेशन मैंने सही किया है तो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका सी पार्ट भी सही आ रहा है यार, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। V1 क्या था, भी मेकिंग 5 विद द फ्लोर्स, भी बराबर इतना 1 माइनस ई का स्क्वायर था, तो इसको और इसको स्क्वायर किया तो यहां से कितना आया, V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें 1 साइन थीटा लिख दिया था, और इसको लिखा था ई स्क्वायर साइन थीटा, फिर इसको मैंने ये लिख लिया, तो 3 टर्म्स हैं। अरे एक बार रुको, ठीक है वही है यार, देखो माइनस साइन था ना यहाँ पे, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, हो गया आंसर। u ब्रैकेट में 1 माइनस, यहां से 1 माइनस ई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक आंसर मैच कर गया आपका प्लस ई। ठीक है, इसके बाद जो अगला है इसमें ये बताता हूं, तो इसका ये भी सही हो गया। द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन, ये है कि नहीं, तो ठीक है इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका रेशियो बनेगा हाफ m इंटू V1 का स्क्वायर अपान हाफ m इंटू यू का स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहां से बनेगा V1 अपान यू का होल स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर अपान यू का स्क्वायर ही बनने वाला है। तो V1 का स्क्वायर कौन सा है, V1 आपने निकाला था वो यही तो है एक्चुअल में, ये यही तो V1 का स्क्वायर था। एक्चुअल में ये पता क्या था, ये था आपका ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस यू स्क्वायर, ये कॉस लिख सकते हैं। अब आप इसको V1 अपान यू स्क्वायर, तो V1 अपान यू स्क्वायर कॉमन करके नीचे कर दीजिए, तो हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो जाएगा ई स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एकदम सही कह रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब द इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द फ्लो टू द बॉडी इज, ये चेक करते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा, लेकिन इस पार्टिकल का एक्स में कोई मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, दैट मीन्स जो मोमेंटम चेंज है वो वाई में हो रहा है, इम्पल्स प्लस वाई मिलेगा। हम इम्पल्स निकालते हैं, तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बैक, तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी V1 sin फाई है, V1 sin फाई है, ठीक है वाई डायरेक्शन का, तो आप लिखेंगे V1 sin फाई मास से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ सकते हैं क्यों, ये मोमेंटम ऊपर की ओर है तो प्लस है, ये मोमेंटम नीचे की ओर है तो माइनस है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल भी नीचे की ओर था, तो कायदे से इसको आपको ये लिखना चाहिए था, आपको ये लिखना था माइनस ऑफ माइनस, ये फाइनल मोमेंटम ऊपर को प्लस माइनस इनिशियल मोमेंटम, इससे आएगा जो कि नीचे को है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो किधर है, ऊपर को है, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इम्पल्स का, तो जो डेल्टा पी आएगा वो कुछ और नहीं आएगा, ये आएगा एम V1 sin फाई, V1 sin फाई है आपका ई यू साइन थीटा, V1 sin फाई ई यू साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे ई यू साइन थीटा, ई यू साइन थीटा प्लस एम यू साइन थीटा, तो यहां से कॉमन आ रहा है
mu sin थीटा 1 प्लस e, ये आपका इम्पल्स है mu sin थीटा 1 प्लस e, दैट मीन्स इसका फर्स्ट पार्ट भी करेक्ट है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। फोर्थ के बाद अब आते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन भी आज का ठीक ही है, ठीक है, और इसको मैं रखूंगा 60% के लेवल पे। कह रहा फिगर शो द स्ट्रिंग ऑफ इक्वली spaced bead of mass m separated by a distance m. The beads are free to slide without friction on thin wire. A constant force F. एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना एक बार ओलंपियाड में आ चुका है। ये देखिए, ये सारे बीड हैं 1 2 3 4 करके। कितने बीड है? इक्वली ठीक है, ऐसे बहुत सारे बीट दिखाई दे रहा। अब फिगर तो हालांकि अभी तो इसमें 4 ही बीट दिख रहा है, देखो 1 2 3 4, बट इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है। द फिगर शोज द स्ट्रिंग ऑफ इक्वली स्पीड स्पेस बेस्ड ऑफ मास m सेपरेटेड बाय डिस्टेंस t. The bead are free to slide without the friction. A constant force F act on the first bead initially at rest till it make collision with the second beads. मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कब तक? जब तक ये दूसरे से न टकरा जाए। And the second bead then collide with the third, and suppose all collision are elastic. The figure shows the string of equally spaced bead of mass m separate distance t. The bead are free to slide. अब क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो फोर्स F है वो सिर्फ यहीं तक लगा कि इससे टक्कर मारने के बाद भी F लगा। ये थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। Figure shows the string of equally spaced bead of mass m separated by distance t. The bead are free to slide without friction on the thin wire. A constant force F act on the first bead initially at rest till it make collision with the second bead. A constant force F act on the first bead initially at rest till make second collision, and second bead then collide with. इसमें से बार बार ना फर्स्ट बीट की ही बात कर रहा है, तो ठीक है, तो बात के विषय में भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही सोच लेते। स्पीड ऑफ द फर्स्ट बीट इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर इट कोलिजन विद द सेकेंड बीट इज एंड 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला यहां से यहां तक आते समय फोर्स वर्क करेगा और जो वर्क डन करेगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, फोर्स का वर्क डन लिखने जा रहे हैं। अगर ऐसे मैंने बीट दिखा दिया, ये पहला बीट है, दूसरा बीट है, ये फोर्स F लगा हुआ है और ये दूरी दिया गया है d के बराबर। तो F का वर्क डन क्या लिखेंगे, F इंटू डी बराबर चेंज इन कैंडिडेट इसकी, इट इज हाफ m इंटू v का स्क्वायर माइनस 0, तो इससे v की वैल्यू आ गई 2fd अपॉन स्मॉल m का रूट, v बन गया। The speed of first bead immediately before and immediately after its collision with second bead is this one and 0 respectively. Yes, of course सही कह रहा है, क्योंकि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैं कह सकता हूं कि जब इस बीड की स्पीड इतना है इसके कोलिजन के पहले, ठीक है, जब ये इससे टकराएगा तो जब कोलिजन इलास्टिक है, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी और इस फोर्स का कोई रोल नहीं है। अगर वो रहता भी तो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एक नॉन इंपल्सिव फोर्स की तरफ से काम करता, नॉन इंपल्सिव फोर्स का असर कोलिजन पे नहीं पड़ता है। तो ये सही कह रहा है कि ये जब बीड इससे टकराएगा तो टकराने के जस्ट पहले स्पीड ये है और जैसे टकराएगा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड ये हो जाएगी। दैट मीन्स ये ए पार्ट एकदम सही कह रहा। बी पार्ट, द स्पीड ऑफ फर्स्ट बीड इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर, एकदम गलत कह रहा है। सी पार्ट, स्पीड ऑफ सेकेंड बीड इमीडिएटली आफ्टर इट्स कोलिजन विद द थर्ड बीड इज 0। अब ये सेकेंड बीड इमीडिएटली आफ्टर इट्स कोलिजन विद द थर्ड बीड इज 0, ये भी एकदम सही कह रहा है। द स्पीड ऑफ सेकेंड बीड इमीडिएटली आफ्टर इट्स कोलिजन विद द थर्ड बीड इज 0। इसलिए ऐसा होता क्योंकि जब ये
इससे टकराता ना तो ये रेस्ट पे आता, ये भागता, जब ये भागता इस वाले से जब टक्कर मारता तो ये अपनी स्पीड इसको दे देता इलास्टिक क्रूजिंग वेव से, और इसकी स्पीड 0 हो जाती। तो जब सेकेंड बीट इससे टकराता, इससे टक्कर मारने के जस्ट बाद इसकी स्पीड 0 हो जाती, बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक। तो ये एकदम सही कह रहा है। द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट बीट इज इतना, पहले बीट की एवरेज स्पीड बताइए। तो आई थिंक ये कह रहा है एवरेज स्पीड का मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, जो एवरेज स्पीड आया वो बताइए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, इसमें द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट बीट इज, ठीक है। अब मतलब ये है कि जब तक फोर्स लगा है वो तभी तक की एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तभी तक के एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो फोर्थ पार्ट पे जो एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट बीट इज, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, डी दूरी ट्रेवल किया था, और डी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा ये डिवाइड कर, और टाइम किससे आएगा, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितना है, एफ अपॉन एम है, और कितना दूरी तय किया, डी, डी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एफ अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2md डिवाइड बाई एफ का रूट, 2md अपॉन एफ का रूट। और इस टी को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ये बनेगा आपका d डिवाइड बाई, टी की जगह पर रख दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ 2md अपॉन एफ। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ एफ अपॉन एफ डी अपॉन एफ डी अपॉन 2m। तो ये उन्होंने देखिए दे रखा है क्या, यहाँ पे ये रूट 2 एफ डी अपॉन 1, ये तो दिख नहीं रहा बट एक सेकेंड कोशिश कर रहे हैं, ये रूट 2 का टर्म नीचे आ रहा है ना, रूट 2 का टर्म नीचे आ रहा है, तो रूट 2 का टर्म नीचे होना चाहिए, तो रूट 2 का टर्म नीचे होना चाहिए। तो एकदम सही कह रहा है, दैट मीन्स इसका फोर्थ पार्ट भी सही है, इसका फोर्थ पार्ट भी सही है। तो आपने समझ लिया क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इजी है, एक बार मैं आंसर देख लो, ठीक है, बट ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है, ईसीटी, ठीक। इसके बाद हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज का, एक बार मैं पढ़ लो। ये मैं आज की 60% के लेवल पर रखूंगा और इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। अभी तक जो मैं क्वेश्चन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, बट आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, जानती हो आता ही तो आता ही है, तो आएगा ही। तो अब लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ना, वो सब के सब फंडामेंटल क्वेश्चन है, सबके सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सब, और इसको आपको करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है इसके लिए। A man of mass m is at rest on a stationary flat car. The car can move without friction along the horizontal rail. The man start walking with velocity v relative to the car walked on by him. A man of mass m is rest on the stationary flat car. एक आदमी है जो एक फ्लैट कार पे रेस्ट पे है। A man of mass m is rest on a stationary flat car. एक आदमी है जिसका मास m है, एक फ्लैट कार पे रेस्ट पे। The car can move without friction along the horizontal rail. The man start walking with velocity v relative to the car. The work done by him is, अभी जब पर्सन है वो v के रिलेटिव स्पीड से इधर चल रहा है, वर्क डन बाय हिम। अब देखो इसमें ना उस आदमी ने कितना काम किया, क्वेश्चन ये, इसमें इसका मास तो दिया नहीं है कार का, तो जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है नीचे वाला, तो जब पर्सन आगे चलना चाहेगा तो इसको पीछे को धक्का मारेगा, जब पीछे को धक्का मारेगा तभी आगे जाएगा। तो इस पर्सन ने
कितना वर्डन किया, इस पर्सन ने कितना वर्डन किया। तो पर्सन ने कितना वर्डन किया, किस पे, वो इस ब्लॉक पे कह रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे पर्सन ने कितना वर्डन किया। तो लेस देन इतना इफ ही वॉक अलोंग द रेल, अगर वो रेल के अलोंग वॉक करता है, ठीक है, रेल के अलोंग, अगर रेल की पटरी ऐसे है तो जब ये आदमी इधर चलेगा तो इसको ऐसा धक्का मारेगा, तो ये ऐसे जाएगा और ये उधर जाएगा। तो उस पर्सन ने कितना काम किया। अब ये बहुत सारी चीजें हैं यार कि पर्सन ने कितना काम किया। तो देखिए फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ का नॉर्मल फ्रिक्शन तो आ नहीं रहा है, तो फिर ये वर्कडन की बात क्या है। एक्चुअली पर्सन का जो वर्कडन है वही वर्कडन उस आदमी को कैंडिडेट दे रहा है, और साथ में नीचे वाला जो कार्ट है, कार्ट उसको भी कैंडिडेट दे रहा है, ठीक है। सिर्फ कार्ट पे वर्डन की बात नहीं हो रही है। सिर्फ में कह रहा है कि तो इस पूरे सिस्टम पे हम क्या कहेंगे, काम कौन कर रहा है। नॉर्मल तो काम कर नहीं रहा है, तो ग्राउंड साइन काम करेगा नहीं, एमजी डाउनवर्ड है वो तो वर्क करेगा नहीं, तो वर्क कौन कर रहा है, पर्सन ही कर रहा है, वर्डन पर्सन ही कर रहा है। तो जो पर्सन है वही वर्क कर रहा है बेसिकली, और वो पर्सन के बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो वर्क करती हैं। अगर आप ये सोचोगे कि पर्सन के पैर और इसके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे हमेशा जीरो वर्क परफॉर्म करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे हमेशा जीरो वर्क करता है। तो इसके बीच का फ्रिक्शन भी वर्क नहीं करेगा, इसके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी वर्क नहीं करेगा, यहां से जो आएगा वो भी वर्क नहीं करेगा, एमजी भी वर्क नहीं करेगा। तो कौन वर्क कर रहा है, तो बॉडीज मसल्स वर्क कर रहा है, इंटरनल मसल्स वर्क कर रहे हैं पर्सन के, ठीक है। जैसे कि आपको मैं कहूं कि धरती पे चलो, तो आप चलते हो, ऐसे चलते हो, तो आपके पैर में और धरती के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक है। तो कोई पूछे कि फ्रिक्शन ने आपके बॉडी पे कितना वर्क किया, आंसर इज 0। तो क्लियर कि फ्रिक्शन आपके बॉडी के जिस पार्ट पे लग रहा है, पैर के जिस पार्ट पे लग रहा है, उस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एक पैर उठ रहा है तो जो पैर उठ रहा है उस पर फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा है जो पैर रुका हुआ है धरती पे, तो रुका हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्डन 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सिस्टम पे वर्क ही नहीं करता, अंडरलाइन वर्ड द सिस्टम कभी वर्क ही नहीं करता है। तो फिर तुम आपको तो फ्रिक्शन तो वर्क ही नहीं कर रहा है, पैर पे जो फ्रिक्शन है वॉकिंग के टाइम पे, तो फिर आपकी बॉडी में जो कैटेगरी आ रही है वो कहां से आ रही है, आपके मसल्स वर्क कर रहे हैं, एंड इसी की वजह से आप थक जाते हो। अगर मैं वो बन जाऊं, ह्यूमन ना रह के अगर मैं एक मशीन होता, मशीन, तो वो मशीन जब चलती तो वर्डन कहां से आता, मशीन का जो इंजन है वो वर्क, जैसे मशीन का इंजन वर्क करता है और उसको कैटेगरी दे रहा है, गाड़ी चलाते हो फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर का जो इंजन है वो वर्क करता है, उसको कैटेगरी देता है, नीचे का फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन एक्सेलरेट कराने में काम कर रहा है सेंटर ऑफ मास, बट वर्क नहीं कर रहा, वर्क इंजन कर रहा है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर हम भी एक इंजन ही है, तो वो इंजन वर्क कर रहा है, दैट इज उसको नाम देते हैं मसल वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है स्टैटिक, वो वर्क नहीं कर रहा है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है नहीं, वो वैसे भी वर्क नहीं करेगा, एन वर्क करेगा नहीं, एमजी वर्क करेगा नहीं, तो वर्क कौन कर रहा है, तो मसल्स वर्क कर रहा है, पर्सन वर्क कर रहा है। तो आप कहेंगे कि वर्कडन ऑफ पर्सन इज चेंज इन कैटेगरी ऑफ दैट सिस्टम, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी, हाफ एम इंटू भी का स्क्वायर, प्लस इसके पास भी तो कुछ कैटेगरी आएगी, अगर इसकी स्पीड v1 में इधर दिखा दूं तो इसकी कैटेगरी क्या होगी, हाफ कैपिटल एम इंटू v1 का स्क्वायर, इतना आएगी। तो पर्सन ने जो वर्क डन किया वो इस वाली वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा आई, क्योंकि कुछ ना कुछ कैटेगरी इसके पास भी तो आई, तो वही उन्होंने कहा है कि लेस देन हाफ एम बी स्क्वायर नो इज इक्वल टू इतना। अच्छा ये समझना पड़ेगा, इफ वॉक अलोंग द रोड, ये फोर्थ पार्ट तो सही है। अब बात करते हैं कि जब नॉर्मल चलेगा तो क्या होगा। फिर में जब पर्सन ना, ये जो रेल ट्रैक है, ये रेल ट्रैक है, और ये रेल ट्रैक है, इस पे आपने इसे कार्ट रख दिया। जब पर्सन इधर चलेगा तभी जाके रेल ट्रैक पे ये कार इधर चलेगी, लेकिन अगर पर्सन इस रेल ट्रैक के परपेंडिकुलर से चलेगा, ऐसे चलेगा, तब ये कार्ट ऐसे मूव नहीं करेगी, क्योंकि रेल ट्रैक है ना, रेल की पटरी पे ये चक्का जो होता है ना, पहिया ऐसे लगा होता है, ये पहिया ऐसे लगा होता है। तो जब पर्सन ऐसे चलेगा तभी जाके ये कार्ट पीछे जाएगा, अगर पर्सन ऐसे चलेगा तो फिर ये कार्ट ऐसे नहीं जाएगा, पटरी है ना, रुक जाएगा।
दैट मीन्स अगर ये तो एलॉन्ग वाले की बात आ गई, जब आप एलॉन्ग चल रहे हैं तो, और जब आप परपेंडिकुलर चलेंगे, परपेंडिकुलर, जब आप परपेंडिकुलर चलेंगे तो पर्सन जो वर्क करेगा वो सीधे बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि इसके पास तो, इस कार्ड के पास अब कोई कैटेगरी नहीं आएगी, कोई कैटेगरी से नहीं आएगी, तो पर्सन का जो वर्डन है वो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, इक्वल टू इतना वॉक नॉर्मल टू द रेल। यस, क्या नेवर बी लेस देन इतना? यस, सही कह रहा है, क्योंकि लेस कैसे हो सकता है, जो वर्डन होगा वो कम से कम इतना तो होगा ही, एंड सिस्टम की जो कैंडिडेट लिखेंगे वो इस पर्सन की कैंडिडेट एनर्जी। अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक चीज सोचना बाकी रह गया, ये तो भी रिलेटिव दिया हुआ है, ये तो भी रिलेटिव दिया हुआ है, तो अभी इसको ग्राउंड फ्रेम में लिखना बाकी रह गया, क्योंकि ये तो वर्ड आप ग्राउंड फ्रेम से लिख रहे हैं। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। परपेंडिकुलर वाला तो ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला में जो है रिलेटिव, अगर वो ऐसे भाग रहा है वी से, तो ग्राउंड फ्रेम में भी वेलोसिटी भी आएगी, भी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है उसका मोशन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो ये रहेगी, समझ गए हो क्या बात? ये वाला पार्ट तो एकदम यही रहेगी, ये वाला पार्ट तो यही रहेगा। अब थोड़ा सा ना एलॉन्ग वाले पे ना एक बार हम दिमाग लगा लेते हैं कि क्या लिखना चाहिए। तो ये ग्राउंड फ्रेम में ना आप लिखेंगे VE, भी ग्राउंड फ्रेम की स्पीड है, अब भी हमें चाहिए, तो भी कैसे निकलेगा? भी और इस भी में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इस V1 के साथ भी लिखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। अभी तो लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पे, मोमेंटम कंजर्वेशन, ध्यान रखना, लिखना पड़ेगा। सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं, तो सिस्टम पे इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, दोनों का इक्वल टू, इसका मोमेंटम इधर है तो माइनस एम इंटू V1 बनेगा, प्लस इसका मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में स्मॉल एम इंटू, ये भी इसके फ्रेम में है और V1 इधर जा रहा है, V1 इधर जा रहा है, तो V माइनस V1 ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होगी, V माइनस V1 ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है। अरे मोमेंटम का क्वेश्चन याद कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी भी है, इधर V1 जा रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? V माइनस V1 होगी। अब यहां से आपको V1 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से V1 की वैल्यू आपकी आएगी mv अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ गया, ये तो V1 की वैल्यू आई। दूसरी चीज, V की वैल्यू कितनी है? V ग्राउंड फ्रेम में है, और ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी V माइनस V1 थी, V में से V1 घटाएंगे, V में से V1 घटा दीजिए, तो इसको आप यहाँ रखेंगे, तो जब mv को यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा कैपिटल mv डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये बनेगा। अब इसको उठा के V को यहाँ रखना है और V1 को यहाँ रखना है आंसर पाने के लिए, तब ये बात समझ में आएगी, ठीक है? क्योंकि वर्क डन वो ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा है, कितना वर्डन हो रहा है, डिफॉल्ट केस में ग्राउंड फ्रेम में होता है, तो ये आएगा इस पार्ट का आंसर हाफ स्मॉल m इंटू V का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये बनेगा कैपिटल M का स्क्वायर V का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, हाफ कैपिटल M इंटू V1 का स्क्वायर, V1 कितना है? स्मॉल m का स्क्वायर V का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या? हाफ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा और ये V का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा कैपिटल M, यहाँ से बनेगा स्मॉल m डिवाइड बाई एक स्क्वायर का टर्म था, ये बन जाएगा इतना, ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ स्मॉल m इंटू V का स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये बनेगा नीचे 1 अपान स्मॉल m अपान कैपिटल M, आई थिंक यही बनेगा, एक बार चेक करिए। तो ये इसको कट मार के ये बनाया था, ये किस स्मॉल m को बाहर रहने दिया, तो हाफ स्मॉल m V का स्क्वायर और कैपिटल M से डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस ये बनेगा, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है
ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कम है क्योंकि ये नीचे 1 प्लस स्मॉल एम अपन कैपिटल एम है ना, तो ये जो वैल्यू है नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 से ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी, मतलब वर्क डन इससे कम आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर से कम आएगी। इट विल बी लेस देन, इट विल बी लेस देन, इट विल बी लेस देन। तो ये इसका ये पार्ट है, सही है, इसका फोर्थ भी सही है, इक्वल टू इतना। अच्छा सॉरी, ये होगा लेस देन इतना वॉक अलोंग द रेल, एंड इतना इफ वॉक नॉर्मल टू द रेल, क्या नेवर भी लेस देन इतना, गलत कह रहा है, ग्रेटर देन इतना इफ वॉक अलोंग द रेल, गलत कह रहा है। आई थिंक आप समझ गए होगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद आज के हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो लेवल है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आज 60% के ही लेवल पे रखूंगा। आप इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताता हूं, कह रहा है कि अ स्ट्राइकर इज शॉट फ्रॉम द स्क्वायर कैरम बोर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए exactly a midpoint of one of the wall with a speed of 2 meter per second at angle 45 degree with x axis as shown. The collision of the striker with the wall of the fixed carom are perfectly elastic. सारे collision elastic है. The coefficient of kinetic friction between the striker and board is 0.2. kinetic friction की वैल्यू 0.2 है. The x coordinate of the striker when at a stop, जब यहां से आपने स्ट्राइकर को प्रोजेक्ट किया तो इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, टकरा के कहीं ना कहीं रुकेगा यहाँ पे। तो कह रहा है जहां पे रुकेगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, स्टॉप एंड y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट पता करना है कि फाइनली कहां रुकेगा। देखिए एकदम सही क्वेश्चन है, 60%। आपको कहता रहा हूं कि ये सब चीजें ना आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ये बहुत जरूरी है। चलिए इस डायग्राम को बनाते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या कह रहा है। म्यू 0.2 है और ई 1 है, इलास्टिक कोलिशन है, ठीक है। तो तरीके से यहां से आपने एक पत्थर को फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से एंगल 45, 2 मीटर पर सेकेंड एंगल 45, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ऐसे जाके इससे टक्कर मारेगा और ये दूरी होगी आपकी कितने, ये पूरी दूरी 1/√2 है, ये पूरी दूरी 1/√2 है, तो आधा दूरी क्या होगा 1/2√2, 1/2√2। तो आप इसको लिखेंगे 1/2√2, तो 1/2√2 होगा ये। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये भी 45 है दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी कितना होगा 1/2√2 होगा। अच्छा एक बार यहाँ पे जब टक्कर मारेगा तो टक्कर मारने के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी ये निकालनी पड़ेगी, तभी तो जाके उसी वेलोसिटी से ऐसे रिबाउंड होगा, ऐसे रिबाउंड होगा, और ये भी एंगल क्या आएगा 45 डिग्री, क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है तो 45 डिग्री आएगा।
और जो फ्रिक्शन है वो द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्राइकर एंड द बोर्ड, बोर्ड मतलब फ्लोर, इस नीचे का जो फ्लोर है ना उसके और स्ट्राइकर के बीच में फ्रिक्शन है। ये जो वॉल ऐसे निकला हुआ है, ऐसा वॉल निकला हुआ है ना, ऐसे वॉल, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो ऐसा वॉल है ना, ऐसे जो निकला हुआ है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन सिर्फ बोर्ड में है उनके अनुसार। अदरवाइज अगर इसमें फ्रिक्शन आ जाए ना तो फिर इसके मोशन को वो होना पड़ेगा, वो भी अफेक्ट होगा। कोलिजन के टाइम भी वेलोसिटी कोलिजन की वजह से चेंज होने लगेगी अगर इस वर्टिकल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आता है तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। ये वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इधर, ये 1/√2। जब ये पार्टिकल्स यहाँ से निकल के इससे टक्कर मार रहा होगा तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन होगा फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन म्यू जी बनना चाहिए, एक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी अपान एम, म्यू जी एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में है 0.2, तो आप इसको लिखेंगे 0.2 इंटू जी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये लिखेंगे। अगर ये 1/√2 ये भी 1/√2 है तो ये जो डिस्टेंस आएगा एस, ये एस की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये √2 टाइम्स बनेगा, तो होना चाहिए 1/2। अब ये पार्टिकल यहाँ तक जाते समय कितना स्पीड गेन लॉस करेगा, तो v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर, 2 है 2 का स्क्वायर माइनस 2as, और एक्सेलरेशन किसके बराबर है 2 है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/2, तो ये आ गया 2, ये 2, v का स्क्वायर आ गया आपका कितना 2 के बराबर, v का स्क्वायर आ गया 2 के बराबर, तो v है √2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, इसके बाद ये पार्टिकल ऐसे भागेगा, √2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा। जब ये ऐसे भागेगा, ठीक है, एंगल 45 तो फिर ऐसे जाते वक्त, और ये अगर 1/2√2 है तो ये भी 1/2√2 है, क्योंकि स्क्वायर बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड है। तो मुझे ये जानना है कि जब ये ऐसे जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। अगेन अगर मुझे जानना है कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि क्या पता टक्कर मारने के पहले रुक जाए। तो फाइनल वेलोसिटी मैं चाहता हूं कि लेट यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का जो कि ये है, स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है अगेन 2 ही रहेगा इंटू डिस्प्लेसमेंट s2, इससे s2 की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, s2 इज 1/2। अब एक्चुअली में ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, दैट मीन्स यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद स्ट्राइकर यहाँ पे आके रेस्ट पे आएगा, तो जस्ट सेकेंड कोलिजन करने से पहले रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब पहला यहाँ टकराएगा और दूसरा यहाँ पे टकराने के जस्ट पहले स्टॉप कर जाएगा, तो उसको हम कोलिजन काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के रखी है। तो अगर मैं कहूँ कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस आप कैसे दिखाओगे, आप ऐसे दिखाओगे, वाई एक्सिस आप ऐसे दिखाओगे, तो कोऑर्डिनेट क्या कहोगे, एक्स कोऑर्डिनेट ये बनेगा, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा ये दूरी, दिस इज 1/2√2, ये बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट इतना, और वाई कोऑर्डिनेट पूरा दूरी बनेगा, ये जो पूरी दूरी है वो कितनी होगी, ये होगी 1/√2, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 1/√2 बनेगा, ये पूरा 1/√2 बनेगा। तो y कोऑर्डिनेट 1/√2 है और x कोऑर्डिनेट 1/2√2 है, तो x कोऑर्डिनेट इज 1/2√2, एकदम सही कह रहा है ये पार्ट, एंड y कोऑर्डिनेट इज 1/√2, इसका सेकेंड भी सही कह रहा है, y कोऑर्डिनेट 1 नहीं, y कोऑर्डिनेट कितना है 1/√2, एकदम सही कह रहा है। तो आपने देख लिया इसका जो आंसर है वो पहला और दूसरा है। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका भी मैं रखूंगा आज 50 नहीं 60% के लेवल पे रखूंगा, ये भी आज का एक ठीक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक को स्ट्रांग बनाने के लिए हैं, और आप इनको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। 3 आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास m,
Three identical ball of mass m and radius r are placed on the frictionless horizontal xy plane. Ball A at origin and ball B at root 2r, minus root 2r. Ball A is suddenly given impulse P equals to इतना. If collision between the ball A and B is perfectly elastic, while between B and C is head on. A का कोऑर्डिनेट इतना दिया गया, B का कोऑर्डिनेट इतना दिया गया, और इसमें C का कोऑर्डिनेट इसने दिया नहीं है, इसमें देना चाहिए. Three identical ball of mass m radius are placed on the frictionless horizontal xy plane. The ball A at itna, ball B at itna, and ball A is suddenly given a P बराबर इतना momentum if the collision between A and B is perfectly elastic, while between B and C is head on and perfectly. जब तक C का पोजीशन नहीं दिया गया हो तब तक हम इसका आंसर नहीं पता कर सकते. तो इसमें लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे, कहीं लिख देता हूं. गिवन C का जो कोऑर्डिनेट है, C का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C is 2 root 2 r, माइनस 2 root 2 r है. ये अब आपको आंसर पता करना. ये क्वेश्चन कंप्लीटेड है. Three identical ball of mass m. The y coordinate of the y component of relative velocity of ball A with respect to ball C after the long time is this one. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम तो डायग्राम बनाते फिर क्वेश्चन को समझते हैं. तो मैंने क्या किया, इस तरह से दिखाया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बाकी कोऑर्डिनेट. हाँ ठीक है, तो आइडेंटिकल बॉल है, सबका मास सेम है, जो एक ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, तो इसको आप बनाएंगे एक ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, तो मैंने इसे दिखा दिया. जो दूसरा बॉल है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, रूट 2r माइनस रूट 2r है, रूट 2r माइनस रूट 2r है. तो रूट 2r का मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि ये ऐसे है, दूसरा बॉल ऐसे होना चाहिए, दूसरा बॉल यहां पे एकदम ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तो देखो कैसे आएगा ये रूट 2r. भाई अगर ये बीच का 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये r बनेगा, ये भी r बनेगा, तो ये 2r बन गया. अगर ये 2r बन गया तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, रूट 2r, और y कोऑर्डिनेट भी रूट 2r होगा, लेकिन वो माइनस रूट 2r होगा. समझ गए आप? तो रूट 2r माइनस रूट 2r, और जो c है वो 2 रूट 2r माइनस 2 रूट 2r. तो वो जो होगा उसके लोकेशन को बनाते हैं, तो उसका लोकेशन यहाँ पे ऐसे होगा. और ये देखिए कैसे आ जाएगा, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये r है, ये 2r है, 3r हो गया, यार 4r. अगर ये 4r हो गया तो इसका जो x कोऑर्डिनेट बनेगा ये वाला, वो 4r अपॉन रूट 2 आएगा, दैट इज 2 रूट 2r आ गया. तो ये बेसिकली इस तरीके से होंगे, सबका मास बराबर है, और कह रहा है बॉल ए इज सडनली गिवन एन इंपल्स ऑफ इतना, इंपल्स दिया गया. अच्छा, इतने का इंपल्स दे रहा हूं, दैट मीन्स कितना वेलोसिटी तुम प्रोवाइड कर रहे हो, ये देख लेते हैं. तो हम जो वेलोसिटी प्रोवाइड किए बॉल ए को, वो एक्स डायरेक्शन में किए, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रूट 2 mv है ना, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये रूट 2 भी हो जाएगी. दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी रूट 2 भी है, आपने बॉल ए को रूट 2 भी की वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में. दैट मीन्स आपने बॉल ए को जो मोमेंटम दिया, मोमेंटम वो रूट 2 भी इंटू एम का एक्स में दिया. एकदम सही कह रहा समझ रहे होगे ना? तो ये सब चीजें सीखनी है, और सिंपल है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है.
अल्ब्रेक्टसन वहां जरूरत पड़ती है जहां क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं वहां पे खुद ही चला जाता हूँ। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको जरूर क्लास में पढ़ाया गया होगा और मैं मानता हूं कि पढ़ाया गया होगा, हो ही नहीं सकता ना पढ़ा यार। अगर आपको आईआईटी की तैयारी करवाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, तो जरूर करवाया गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं बना दिया, स्पीड दिखा दिया, फिर क्वेश्चन सोचेंगे तो इसमें क्या रखा है। तो कह रहा है ए बी के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, ए बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन है, एंड बी और सी के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ये सब समझना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब ए और बी इलास्टिकली टकराएंगे तो इस रूट टू बी के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ऑब्लिक कोलिजन आपको पढ़ाया गया, कंपोनेंट कर लीजिए। तो इस रूट टू, अगर 45 डिग्री है तो ये वाला जो वेलोसिटी बनेगी इसका इधर वाला रूट टू भी का cos 45 तो ये बनेगा भी, और इसका इधर वाला जो कंपोनेंट करेंगे ये बनेगा भी के बराबर, ये बन गया इतना। तो इस रूट टू भी का एक कंपोनेंट इधर किया, एक कंपोनेंट इधर किया। अगर इसके बीच में इलास्टिक कोलिजन है तो नॉर्मल इंपैक्ट ऐसे हो रहा है, इंपैक्ट ऐसे हो रहा है, इस इंपैक्ट के डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये भी इसको मिल जाएगा और इसकी इधर वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और बस इसके पास ये रहेगी। तो टक्कर के बाद जब फाइनल कंडीशन बनने जा रहा है ना, वो अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको यहां पे, अगर मैं फाइनल कंडीशन यहां पे बनाऊं, ऐसे दिखाऊं, तो ये जो ए है ना, ए इधर भागेगा एग्जैक्टली ऐसे, जो कि 45 डिग्री पे भागेगा ए, और वो इस भी की स्पीड से ऐसे भागेगा। और ये जो बी है वो टक्कर के तुरंत बाद बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, भी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। जब ये इससे टकराएगा तो ये परफेक्टली इनलास्टिकली टकरा रहा है, तो परफेक्टली इनलास्टिक मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी भी v1 हो गई। अब इस तरफ से मोमेंटम कैसे लगाएंगे, तो m इंटू वी, इसका मोमेंटम जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसके सिस्टम का m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी वन, ये बन गया 2m इंटू वी वन, इससे v1 क्या आ गया v/2। तो टक्कर के बाद इन दोनों की वेलोसिटी v/2 हो जाएगी। ठीक है, आप एकदम समझ रहे होंगे। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये टक्कर के बाद ये v/2 हो गई और ये भी v/2 हो गई। इट इज फाइनल टर्म, और ये भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री हो गई। अब फाइनली क्वेश्चन अंदर क्या होगा कि जो बी एंड सी है, बी एंड सी दोनों ही ऐसे जा रहे होंगे v/2 से, और ये इधर जा रहा होगा v से। ये फाइनल कंडीशन होगा। अब पढ़ते हैं the y component of relative velocity of ball A with respect to ball C after long time is इतना। ठीक है, फाइनल कोलिजन होने के बाद y relative velocity of A with respect to C, A with respect to C निकालते हैं, A with respect to C, C के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी, C के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी। तो अगर मैं A की वेलोसिटी C के रिस्पेक्ट में बोलूं, ये मुझे निकालना है, तो C के फ्रेम पे खड़े होकर A को देखो तो ये वेलोसिटी भी ऐसे है और ये वेलोसिटी उल्टे होकर बस ऐसे मिलेगी। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये जो भी है वो ऐसे ही रहेगा और v/2 उल्टा होकर ऐसे मिलेगी। इट इज v/2। ये एंगल क्या है 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। तो उनके अनुसार y कंपोनेंट कितना आएगा, समझ गए होगे मैं क्या लिख रहा हूं, एकदम इजी है। तो आप लिखेंगे y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी v cos 45, v/2 cos 45, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 3v/2 cos 45 आएगा, जो कि 1/√2 आएगा, तो 3/2√2 भी हो जाएगा। तो y कंपोनेंट 3/2√2 भी, इसका मतलब ये सही कह रहा है। द y कंपोनेंट ऑफ relative velocity of ball A with respect to C, गलत कह रहा है। द x कंपोनेंट ऑफ A with respect to C, x कंपोनेंट निकालते हैं। जो vx आएगा, vx वो क्या लिखेंगे, ये v के sin 45 में से v/2 का sin 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, तो v sin 45 माइनस v/2 sin 45, तो v sin 45 माइनस v/2 sin 45, ये बनेगा v/2 sin 45, ये बनेगा। अब इससे वैल्यू क्या आ गई, v/2√2 आ गई। ये है v/2√2, 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 ये एकदम सही कर रहा है। इसका आंसर 1 एंड 3 हो गया। आपने देखा ये भी एक करने लायक क्वेश्चन था
और आपने किया भी होगा इसको। तो इसका आंसर है 1 और 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको मैंने रखा है पढ़ लें एक बार। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर इतना मीटर विद द वेलोसिटी इतना, इट स्ट्राइक द स्मूथ ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इतना। ये 50% के लेवल का क्वेश्चन है, देखिए। A projectile is thrown horizontally from the top of the tower of height 20 meter with the velocity इतना। थ्रो हॉरिजॉन्टली, टॉप ऑफ टावर हाइट 20 मीटर, तो 20 मीटर का टावर है और 20 मीटर के टावर से आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। इट स्ट्राइक स्मूथ ग्राउंड विद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। अभी पार्टिकल्स ऐसे टक्कर मार के यहाँ पे टक्कर मारेगा, और जब टक्कर मारेगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है एंड फ्रिक्शन लेस है। neglect friction, the time elapsed after projection when it strike the ground first time will be इतना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहे कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये पार्ट। तो क्या करेंगे, पहला पार्ट था, क्या करेंगे, y के डायरेक्शन में s पर ut प्लस हाफ स्क्वायर लगा देंगे। तो y में डिस्प्लेस कितना है, 20 का है, तो y 20 माइनस 20 नीचे, u y में 0 है, 0 है, प्लस हाफ e की जगह आप लिखेंगे -10 इंटू टी का स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ऐसा होगा। तो कह रहा है द टाइम इफ्लेस आफ्टर प्रोजेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट टाइम, यस सही कह रहा है। द टाइम इलेप्स आफ्टर प्रोजेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड सेकेंड टाइम विल बी, प्रोजेक्शन करने के बाद जब दूसरे टाइम ग्राउंड से टकराएगा वो वाला टाइम कितना होगा। तो ये भी यहां से टक्कर मारने के बाद जब वापिस ऐसे आएगा तो हमें ये वाला टाइम निकालना है, प्लस उसमें इस टाइम को जोड़ देना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम आता है ना बेसिकली वो वर्टिकल वेलोसिटी से आता है। तो हमारा पूरा टारगेट है कि टकराने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वो तभी आएगा जब मैं टकराने के पहले की वर्टिकल वेलोसिटी निकालूं। टकराने के पहले की वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो टकराने के पहले की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो हम लोग क्या करेंगे, y के डायरेक्शन में वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, या v बराबर u प्लस 80 लगा देते हैं y के डायरेक्शन। u क्या है 0 प्लस ये कितना है -10, कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हुई ये -20 मीटर पर सेकेंड हो गई, कब, -20 मीटर पर सेकेंड इस टक्कर के लगने के जस्ट पहले की वेलोसिटी है। तो टक्कर लगने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, टक्कर लगने के बाद जब वेलोसिटी आएगी इट इज वी वाई डैश। अब वी वाई डैश क्या बताएंगे, ये बताएंगे भाई टकराता अगर v से तो रिबाउंड होता है EV से, ये होना चाहिए E इंटू वी वाई। ये ऑलरेडी मैं कल की क्लास में बता दिया था आपको। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, आप इसको उठा के यहाँ पर रखिए 0.5 इंटू वी वाई कितना, वी वाई प्लस 20 कर ले। द रीजन इज क्लियर कि अब वो रिबाउंड हो रहा है ऊपर की ओर, तो v से टकरा रहा है तो रिबाउंड होगा EV से। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 इंटू 0.5, तो यह जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इससे वो रिबाउंड होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या लगेगा, t1 इज 2 u साइन थीटा एंड डिवाइड बाई g। ये जो u साइन थीटा ये वर्टिकल वेलोसिटी है, तो 2/10 u साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी जो कि उन्होंने 10 दे रखा है, यहाँ पे मैंने 10 रख दिया, इट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड
तो ये लगा इस टाइम में और 2 सेकेंड लगा इस टाइम में, तो टोटल टाइम क्या आएगा 4 सेकेंड। तो इसका 4 सेकेंड आंसर हो जाएगा, जो कि इन्होंने 4th पार्ट में दे रखा है। तो आपने देखा ये एक इजी क्वेश्चन था। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख रहा हूं, और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसको भी आप कर लीजिएगा। और आज जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए बनाए गए थे। इन इंक्लाइन सरफेस ऑफ 2 मूवेबल वेज ऑफ सेम मास कैपिटल M, मास की जो वैल्यू है 2 kg है, just contact with each other and place on the horizontal plane as shown in the figure. A small block of mass M बराबर 1 kg slide down the left wedge from the height h बराबर 9 meters. Neglect the friction and wedge can move independently. अच्छा ये वेज एक दूसरे से जुड़े नहीं है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, मासेस दोनों का सेम है। Find the velocity of left wedge just after when block leave the wedge. Left में जब ये यहां पे आता है तो इसकी स्पीड पूछ रहा है। 50% का नहीं यार, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये 40% के आसपास के ही लेवल पे चलेगा। ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा, यहां पे, तो इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी स्पीड v2 हो गई। तो पहला काम होगा मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पे। इनिशियल मोमेंटम 0 + 0, फाइनल मोमेंटम m × v1, m × v1, इसका मोमेंटम, इसका मास 1 kg है ना, इसका मास 1 kg है, तो 1 × v1 और इसका मास क्या है 2 × v2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे यहां से यहां तक आते वक्त। तो एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल जी mgh, तो mg इंटू h कितना है 9, तो mgh पोटेंशियल जी कहाँ गया, इसकी कांट एनर्जी, इसकी कांट एनर्जी में गया, तो दिस इज हाफ, इसका मास क्या है 1 kg इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है दैट इज v1 स्क्वायर एंड प्लस हाफ, इसका मास 2 है इंटू वेलोसिटी 2। बस ये देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसके ना आंसर्स मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, 7 का आंसर है ए पार्ट, 8 का आंसर है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे ना, 8 का जो आंसर है वो है 4 मीटर, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए पार्ट, ये, ठीक है। तो तुम्हें करना ये है, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है और एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको इस वीडियो को एक बार होमवर्क की तरफ से मान लो, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और आप कर ले जाओगे, मुझे अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन PYQ का है और आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ये जेईई एडवांस का PYQ है। देखो करा, अ ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M मूव ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस कैपिटल M on inclined plane as shown in the figure, the angle of the incline suddenly changed from 60 to 30। ये एंगल 60 है और अचानक से 30 हो जाता है at point B पे। The block is initially rests at A, assuming the collision between the block and incline are totally inelastic। ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। अभी परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है तुम्हें पता ही है, पढ़ लिया ना।
इस पे आता है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकेंड इंक्लाइन। सेकेंड इंक्लाइन मतलब ये जो ब्लॉक है जब इससे टकराएगा तो टक्कर करने के तुरंत बाद इसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, जेई 2008 का है तो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये √3 मीटर है, अगर ये √3 मीटर है तो ये भी √3 मीटर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा इसमें 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1060 क्या सीधा मैं निकाल सकता हूँ √3 का 1060 ये बनेगा 3 मीटर। यहां से यहां तक आते समय इसकी जो स्पीड होगी जस्ट पहले v1 है तो v1 का स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2 g इंटू h कितना है 3 मीटर तो v1 कितना आ गया √60 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन ये इससे टक्कर होने के जस्ट पहले की स्पीड है, जस्ट पहले की स्पीड है। अब कोलिजन परफेक्टली इनलास्टिक है, इसका मतलब क्या है? अच्छा कोलिजन इस वॉल से हो रहा है कि इस सरफेस से हो रहा है? कोलिजन इस सरफेस से हो रहा है, इस सरफेस से हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ये ऐसे जाके टक्कर मारेगा ना तो इस सरफेस पे टकराएगा, इस सरफेस से टकराएगा, इससे टकराएगा, न कि इससे। ये बार बार अंडरलाइन वर्ड है कि ये बॉल जब ऐसे जाएगा तो टक्कर इससे करेगा। तो जो इंपल्सिव फोर्सेस आएंगे वो इस सरफेस से आएंगे, इस सरफेस से आएंगे, न कि इससे आएगा। ऐसे टक्कर मारा इस पे तो जब ये बॉल को तुम इस पे दिखाओगे, इस पे दिखाओगे, इस बी पे दिखाओगे, इस बी पे एंगल 30 डिग्री है तो बॉल ने टक्कर ऐसे मारा, इस सरफेस मारा है, इस सरफेस का इंपल्सिव फोर्स ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पूरा पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, लिखा हुआ देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये इंपल्सिव फोर्स एन इधर है, तो अगर इंपल्सिव फोर्स एन इधर है तो इस डायरेक्शन में ई का इक्वेशन लिखेंगे, ई का इक्वेशन लिखेंगे। अब परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। परफेक्टली इनइलास्टिक में इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये तो 30 डिग्री है और ये वाला कितना है 60 डिग्री, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ऐसे है, इस तरीके से ये ऐसे है, सुनते रहना अभी, ये 60 डिग्री है। तो ये जो स्पीड है वो इसके अलोंग होगी, ऐसे इसके अलोंग होगी, ऐसे ऐसे। और ये किसके बराबर होगी तो √60 के बराबर होगी। अब मुझे बताना अगर ये वाला एंगल 60 है तो इस 60 ये वाला एंगल कितना आएगा ये समझना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये ऐसे बढ़ा दिया, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल बढ़ा दिया। नॉर्मल के अलोंग ब्रेक होंगे सब। तो मुझे ये बताओ इसका इस एन के साथ ये 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल मुझे चाहिए या ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा बता सकते हो तो बताओ। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये पूरा एंगल कितना है 60, तो इसको आगे बढ़ाया, ये पूरा एंगल 60 है और ये अगर 30 है, ये 30 तो ये भी क्या होगा 30। इसको मैं यहां से हटा दूं, ये हो गया 30 डिग्री। अगर ये 30 हो गया तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो इस √60 का एक कंपोनेंट इस एन के डायरेक्शन में आएगा, दिस इज √60 cos 60 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा √60 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री ये वाला। लेकिन इंपैक्ट पे से जो फोर्स आया, इंपैक्ट इस डायरेक्शन में लगा है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी क्योंकि टोटली इनइलास्टिक है, तो इस डायरेक्शन की 0 हो जाएगी। तो जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया इतना, ये वैल्यू है √60 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 4 अंदर भेजो तो √45 आई थिंक हो जाना चाहिए, 45 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन में ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ऐसे भागते हुए आएगा और फिर जब इस पे जाएगा तो ऐसे सरकते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे सरकते हुए जाएगा। तो इधर की स्पीड √45 और ये बची रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इंपैक्ट है वो इस डायरेक्शन में लगा है, तो इंपैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, तो ये अनचेंज रहेगी, ऐसे स्लाइड करेगा √45 मीटर से। तो इससे ये पूछा है स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक द सेकेंड इंक्लाइन। सेकेंड इंक्लाइन, इस सेकेंड इंक्लाइन से स्ट्राइक करने के तुरंत बाद इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी? आंसर इज
√45। तो ये हो जाएगा √45। ई का कोई जरूरत नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, एक्चुअल में टोटली इनइलास्टिक है ना। तो इस डायरेक्शन में जब ई की इक्वेशन लिखोगे, ई का तो क्या लिखोगे, E0 इक्वल्स टू इधर वेलोसिटी, अगर एक वेलोसिटी इधर और एक होगा इधर, ये वाली वेलोसिटी मान लो Vy होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन Vy लिखोगे, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये लिखोगे √60 cos 60 डिग्री। तो इससे Vy कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नॉर्मल के अलावा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वॉल रेस्ट में है, ये वेज रेस्ट में है। बात समझ में आया? ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन पर आता है, द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव द सेकेंड इंक्लाइन। पॉइंट सी पे वेलोसिटी पता करनी है। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको पता करना है कि इस इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे ये स्पीड कितनी होगी। तो ये स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड आप बता चुके हैं, दैट इज √45। तो ये v1 निकालना है तो आपको ये दूरी चाहिए। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये 3√3 है, तो 3√3 का tan 30 बनेगा, ये 3√3 का tan 30, ये भी 3 मीटर आएगा। तो यहाँ की स्पीड v1 का स्क्वायर बनेगा, v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस स्पीड बढ़ेगी ना, तो प्लस 2g इंटू h, ये बन गया 30 and 45, ये बन जाएगा √75। तो इसके आंसर हो जाएंगे √75। समझ गए होंगे। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोलिजन बिटवीन द वॉल एंड इंक्लाइन आर कंप्लीटली इलास्टिक, then vertical component of velocity of the block at point B immediately after strike। तो ना ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो कोलिशन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो बताइए इस पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कोलिजन के बाद कितना है, y डायरेक्शन में कोलिजन के बाद कितना है। √105, ये किसका आंसर बता रहे हो? √105 आएगा। तो क्या गलत कर रहा हूं? आकाश, ये सही है ना √75? बट ये √105 आ रहा है, क्या गलती हो रही है? ये तो 45 है ना, √45 पहले का आंसर √45 है। तो ये स्क्वायरिंग क्या 40 और ये 30, ये 3√3 है, तो ये कितना होगा 3√3 का tan 30, 3 ही मीटर आएगा। तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2gh। तो 60 और ये देखो, ये मिस्टेक होता है लाइफ में। मैंने गुणा किया ना 3:10 30 और 30 जोड़ दिया, 2 को भुला दिया। देखो ये चीजें होती हैं, सबसे मिस्टेक मुझसे भी हुई। मतलब अगर ऐसे तुम्हें मिस्टेक होता है, इट नॉट मीन कि तुम मतलब अकेले हो, ये तुम अकेले नहीं हो, ये मिस्टेक सबसे होता है। अब ये है, अगर कोलिजन इसमें बात करते हैं कंप्लीटली इलास्टिक है, देन वर्टिकल कंपोनेंट्स, हाँ ये आ तो गया, क्या बाद वाला सरफेस छोड़ देता, देखते ना।
अब इसमें क्या होगा, अब एक एक बात में समझना पड़ेगा। देखो इलास्टिक कोलिजन है और ये सरफेस ऐसा था और आपने इंपैक्ट इस सरफेस से हो रहा है, तो आपने नॉर्मल ऐसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था। तो ये जो पार्टिकल होगा ये तो कंफर्म है कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, वो है अंडर रूट ऑफ 45 अंडर रूट, ये तो अनचेंज रहेगी। और ये जो वेलोसिटी थी दिस इज रूट 60 था, याद करो। आई थिंक ये रूट 60 हमने लिखा था ना, ये रूट 60 था, नहीं रूट 60 cos 60 1/2, ये 1/2 चलेगा 1/2, ये बाई 2 था, तो बाई 2 यहाँ पे अंदर भेजोगे तो ये रूट 15 हो जाएगा। देखो रूट 15, ये हो गया रूट 15। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि ई टाइम्स ऑफ रूट 15 लगेगा। ई के इक्वेशन में ये रूट 15 ऊपर ऐसे लगेगा, ऐसे हो जाएगा रूट 15। तो अगर इस सरफेस से कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो ये वाला तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी अनचेंज रहेगी और फोर्स के अलॉन्ग वेलोसिटी ई टाइम मल्टीप्लाई करके हो जाएगी, जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है। तो अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना बाकी है आपको। तो देखो अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो और ये एंगल क्वेश्चन में दिया गया 30 डिग्री और इसके परपेंडिकुलर दिया गया है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये रूट 15 है और ये रूट 45 डिग्री है। अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट निकालना बाकी है, ये कंपोनेंट। तो देखो ये 30 है तो ये क्या बनेगा 60, ये पूरा 90 है तो ये क्या बनेगा 30। तो व्हाट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट इज रूट 15 का cos 30, रूट 15 cos 30 डिग्री माइनस रूट 45 का cos 60, रूट 45 का cos 60 डिग्री। तो ये देख सकते हो ये बनेगा रूट 3/2, रूट 3 अंदर तो रूट 45/2, ये भी बनेगा रूट 45/2। दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट बिकम 0। इसका मतलब कि ये पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा, इस तरीके से गिरेगा। अब ये उधर गिरेगा कि इधर गिरेगा वो डिपेंड करता है अब फर्दर कैलकुलेशंस पे। आप बात को समझ गए होंगे। इट्स आंसर इज सी पार्ट। मतलब अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या होगा कि बॉल ऐसे सरकते हुए आएगा और इससे टक्कर मारने के बाद हॉरिजॉन्टली ऐसे भागेगा, तो इस पे भी गिर सकता है, और हालांकि इस पे भी गिर सकता है और दूर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये दूरी कितनी है वो कैलकुलेशंस बताएगा। ठीक है।